नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अहम खबरों को भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक विशेष चर्चा हर दिन की तरह। सीवी रखें तैयार, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मौके हैं अपार। जी हां, अच्छी जॉब की उम्मीद रखने वाले यंगस्टर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मैं कहूंगा गुड न्यूज है, क्योंकि हजारों में नहीं बल्कि जॉब के 2 लाख मौके नए बनने वाले हैं। जी हां, 12 से 18 महीने का वक्त और 2 लाख नौकरियां। यह मौका मिलने जा रहा है होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म सेक्टर में, ट्रेवल सेक्टर में। अकेले होटल इंडस्ट्री में 1 लाख नई जॉब क्रिएट होने वाली है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि टीम लीज सर्विसेज की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कोरोना की मार से बेहाल होने वाला हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, खासकर होटल इंडस्ट्री, अब ग्रोथ की नई कहानी लिख रहा है। भारत के टूरिज्म में जबरदस्त तेजी आई है। इससे होटल इंडस्ट्री का विस्तार साफ तौर पर देखा जा रहा है। रूम एडिशन के साथ साथ नए होटल खुल रहे हैं। संभावनाओं और उम्मीदों से भरे इस रिपोर्ट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन जरा आपको इस चर्चा का पूरा सार समझाते हैं। दरअसल इस चर्चा का मकसद यही है कि ये नौकरियां आखिर कहां पैदा होंगी, किस तरह की स्किल्स जो भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं उन्हें डेवलप करनी चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेक्टर कोरोना के बाद सबसे लेट शुरू हुआ, यही नहीं, लेट होने के साथ साथ बहुत सारे प्रतिबंध भी झेलता रहा, उसके साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना का फैलने का खतरा हमें होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, इन सब में था। और इसी वजह से सबसे लेट खुलने वाला सेक्टर आखिर जो रफ्तार उसने भरी है और जिस तरह से अब नई नौकरियों के मौके पैदा कर रहा है, क्या उसमें उसने खुद को अलग तरीके से तैयार किया, या एक तरह की पेंटअप डिमांड जो नजर आई है। जी हां, कई बार ऐसा होता है जिसको कहते हैं ना हम रिवेंज शॉपिंग, उसी तरह से पेंटअप डिमांड होती है कि जब बहुत वक्त तक किसी सेक्टर को बहुत सारी पाबंदियां झेलनी पड़ती हैं और जब वो सेक्टर खुलता है तो वो पूरी तरह से 360 डिग्री, हम कहेंगे, हर तरह से खुद को इवॉल्व करता है, हर तरह से खुद को बेहतर बनाता है। और यही वजह है कि इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस चर्चा का मकसद यही है, यंगस्टर्स के लिए ये मौके बन कहां रहे हैं ये समझने की। रिपोर्ट की तमाम बातें भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर मौके कहां, किस तरह के हैं। लेकिन चूंकि चर्चा का मकसद मौकों को समझने का है, इसलिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जाने माने सर्टिफाइड करियर काउंसलर हैं और गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी परिचय करा दूं। ए बाला सुब्रमण्यन साहब हमारे साथ हैं, जो कि ये जो टीम लीज सर्विसेज की आप रिपोर्ट देख रहे हैं ना, ये एक तरह से वहीं के प्रतिनिधि हैं टीम लीज सर्विसेज से ही। मैं एक बार पूरा परिचय आपको बता दूं। डॉक्टर ए बाला सुब्रमण्यम वाइस प्रेसिडेंट हैं, बिजनेस हेड हैं स्टाफिंग में टीम लीज सर्विसेज में। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुप्ता आपसे मैं करना चाहता हूं। ये मौके बन कहां रहे हैं? और जैसा मैं कह रहा था, क्या ये एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का रिवेंज आया है क्या कि साहब आपने हमको सबसे लेट ओपन किया, हमको सबसे ज्यादा पाबंदियां झेलनी पड़ी, अब देखो खरगोश और कछुए वाली कहानी को हम अब आपके सामने रखते हैं, भले धीमे चले लेकिन अब जो रफ्तार दिखाएंगे वो देखने लायक होगी। बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में आने आ रही है अभी कोरोना के बाद। जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद, क्योंकि हमारा जो देश है ये अतिथि देवो भव, ये संस्कृति वाला देश है। और ये संस्कृति से हम अनजान कैसे होंगे? आप देखेंगे जैसे धार्मिक स्थलों पर 12 जनवरी के बाद जो एक आया हुआ है, जो एक एक नया नया सेक्टर ओपन हो गया है। और
ये तो पहले से था, लेकिन अब इस पर एक काफ़ी लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं। ये केवल जैसे था कि डिप्लोमा हो रहा था, इसमें लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे। लेकिन अब हॉस्पिटैलिटी जो है, ये इंडस्ट्री मात्र होटल से जुड़ा हुआ नहीं है, अब बैंकिंग क्षेत्र में आ गया है। जल, थल और नभ तीनों पर इसका राज हो रहा है। हर जगह इसका आप देखेंगे ना, हर जगह ये इंडस्ट्री का एक एक डिमांड क्रिएट हो गया है। जिस तरह से हमने रिसर्च किया हुआ और बच्चों को जब मैं काउंसलिंग करते रहता हूँ, तो इस विषय पर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि ये इंडस्ट्री में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर हमारा सही माइंडसेट है, अगर हम सेवा करने के लिए तैयार है और हमारी पर्सनैलिटी को हम ग्रूम जिसमें करना देखो हॉस्पिटैलिटी के लिए कौन-सा यूज़ किया कंप्यूटर वाला? रखें, जारी हम रखें। अगर कंटिन्यूअसली अगर हम लोगों को सर्विस देने के लिए तैयार हैं, तो ये इंडस्ट्री उन उन सभी के लिए है और इसमें केवल जॉब ही नहीं, बल्कि इसमें कई बिज़नेस तैयार हो रहे हैं, कई स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं। जैसे हमने अभी तक जो सर्वे किया हुआ था, तो ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा गुम कर रहा है और सबसे अच्छी बात जो मैंने देखा है जो हमने सर्वे किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर लोग जब तैयार होते हैं और बाहर देश में वो बैंकिंग के क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र हो गया, एविएशन हो गया, तो जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि जल, थल और नभ तीनों जगह ये संभावनाएँ जो है इनकी अवसर उपलब्ध हो चुके हैं प्रोफेसर और ये साहब, कंटीन्यूअसली बढ़ता जा मैं रहा है आपके कि पास आऊंगा और जरा कुछ और पहलुओं पर भी चर्चा करूंगा। इस बीच मैं बाला सुब्रमणियन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर्वे आपका है, साफ तौर पे फाइंडिंग्स जो हैं वो हम बड़ी बातें बता रहे हैं। आप लोग बताइए कि मैंने कहा ना, जैसे हमने इस शो का नाम रखा है कि भाई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मौके अपार, सीवी कर लो तैयार। तो सीवी में स्किल्स क्या रखी जाए, किस तैयारी से आया जाए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इन मौकों को कैश किया जाए? आ, मुझे अपने शो में होस्ट करने के लिए पहले धन्यवाद। आ, आपके सवाल की जवाब देने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक ब्रॉड विचार देना चाहता हूं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 15 से 20 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं और इसके ऊपर इंडिया में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट जो अभी 1 करोड़ के आसपास हैं। अगले कुछ वर्षों में इन दोनों संख्याओं में 10 से 20% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ये इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 6% का योगदान देता है और इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जॉब सब मिला के 4 से 5 करोड़ वर्कर्स हैं। मतलब टोटल वर्कफोर्स में कुछ 8, 9, 10% के आसपास है। आने वाली डिमांड को सर्व करने के लिए अगले 12 से 18 महीने में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म सेगमेंट में 2 लाख जॉब्स ऐड होने की एक्सपेक्टेशंस है, जिसमें आधा मतलब 1 लाख जॉब सिर्फ होटल सेगमेंट में होंगे और इसमें से ज्यादा फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स, कॉन्सियर्ज सर्विस प्रोवाइडर्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट और किचन, कैफे, रेस्टोरेंट रिलेटेड जॉब्स ज्यादा से ज्यादा डिमांड में होंगे। बिल्कुल, तो आप समझ गए हैं कि आपको किन एरियाज पर फोकस करना है और कहां पर ज्यादा डिमांड नजर आ रही है। डॉक्टर गुप्ता, मैं सीधा सवाल मेरा ये है कि जाहिर सी बात है, जब इस तरह की डिमांड आती है तो सबकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन चूंकि आप एक करियर काउंसलर हैं, हमारे यंगस्टर्स को जरा मार्गदर्शन दीजिए कि कौन से कोर्सेज, कौन सी स्किल्स, किस तरह की प्रोफेशनल डिग्रियां जो हैं वो इस डिमांड को मैच करेंगी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आप को तैयार करना। तो सबसे पहले हमारा मानसिकता जो है, हमारे पैशन को फाइंड आउट करना है। कई बार होता है कि हम दोस्तों को देखकर करियर चूज़ कर लेते हैं या उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी है, बहुत कुछ है। लेकिन साहब जब तक मुझे पसंद नहीं है वो काम, तो मैं कैसे करूँगा? तो हमें सबसे पहले पैशन कि सचमुच में जिनको घूमने का पैशन है, जिनको सेवा देने का पैशन है, जिनको फूड का पैशन है और सबसे बड़ी बात है, जिनको लोगों को हेल्प करने का पैशन है, ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और सबसे पहला तो हमें अपना पैशन फाइंड आउट करना है और बहुत सारे अलग-अलग कोर्सेस है, एनएचडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो इस पर काम कर रही है, जो वीक से लेकर महीनों के प्रोग्राम जिनका चलते स्पेशल कोर्स है, उसके बाद डिप्लोमा आता है। डिप्लोमा जो अलग-अलग इंस्टीट्यूट जो है इसको दे रहे हैं। डिप्लोमा जो होता है 1 साल से लेकर डेढ़ साल का ये डिप्लोमा चलता है। फिर उसके बाद इसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री आती है, डिग्री के बाद ग्रेजुएशन आता है और इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। सिर्फ एक होटल मैनेजमेंट कोर्स करके ही कई
अपॉर्चुनिटी, कई अवसर तैयार हो जाते हैं। पहले था कि ये जो हॉस्पिटैलिटी जो कोर्स अगर कोई कर लेता है तो उसको लगता था कि वो सिर्फ होटल इंडस्ट्री में काम कर सकता है। लेकिन अब पूरी इसकी जो व्याख्या है वो बदल चुकी है। अब अलग-अलग है। तो मेरे पास क्या स्किल होना चाहिए? तो मेरा लैंग्वेज इंग्लिश के ऊपर या मेरी हिंदी मातृभाषा के ऊपर या हम जहाँ पर हम काम करने वाले हैं, वहाँ पर। तो जिनको सीखने की जो है ना, अ, सीखने वाला जो स्किल है, ये हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि हर बार मैं अलग-अलग 15 देशों में काम कर चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि हर जगह लैंग्वेज था, वहाँ के एटिकेट्स जो होते थे, हर एक जगह के अपने-अपने वर्ताव अलग-अलग होते थे। तो हमें पहले सीखने वाला जो स्किल है, वो हमारे पास होना चाहिए, सीखने की मानसिकता हमारे पास होनी चाहिए, सेवा करने की मानसिकता होनी चाहिए, पर्सनैलिटी को हमेशा ग्रूम करते रहिएगा। हमें हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको हमेशा ग्रूम करने का एक नई-नई चीज़ें सीखने का अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी स्टेल हो जाएँगे और बाहर हो जाएँगे। इस इंडस्ट्री में इतनी अच्छी संभावना आ रही है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी युवाओं के सामने आ चुकी है। तो अपने आप को ग्रूम करना ज़रूरी है, लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, तौर-तरीके सीखना ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात जो है इस चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ कि सेवा करने की भावना, ये बहुत ज़रूरी है। तो डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक सारे अवसर उपलब्ध है। भारत के कई नामी-गिरामी इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर है, जो ये एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। एनएचडीसी से लेकर मुंबई जो यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, इस इंडस्ट्री में आके बच्चों को वो सेवा दे रहे हैं। इसमें 2 साल का तो ट्रेनिंग होता है और उसके बाद 1 साल का उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग लेना होता है। तो ये सारी अहम चीज़ें बात आपने कही सीखते रहते हैं। और इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज आपके अंदर जुनून होना चाहिए, दूसरी चीज आपकी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। यह मत सोचिए कि इस सेक्टर में डिमांड है तो मैं यहीं चला जाऊं। आपको यह साफ तौर पर देखना होगा कि क्या आपका इंटरेस्ट, आपके अंदर वो सेवा भाव है, क्या आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है, आपके अंदर उतना सब्र है कि आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे अहम बात कि आपको यह भी देखना होगा कि वक्त बदल रहा है, तो आपको नए तौर तरीके, वो परंपरागत होटल इंडस्ट्री अब नहीं रही, अब नए नए तौर तरीके आपको सीखने होंगे। और इसके साथ ही जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अपनी भाषा पर जरूर काम कीजिए। आपको हिंदी आती है, बेहतर है। आपको कोई और भाषा, आपकी क्षेत्रीय भाषा आती है, वो भी बेहतर है। लेकिन उसके साथ सबसे ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी को भी बेहतर बनाएं, चूँकि भारत में विदेशों से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में जो है वो इस तरह की सुविधाएं हैं कि जहाँ पर कम्युनिकेटर रखे जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एक ऐसी स्किल है कि आप एक से ज़्यादा भाषा के जानकार हैं, तो यकीन मानिए आप भीड़ से अलग दिखेंगे। चलिए बाला सुब्रमण्यन सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ मुझे ज़रा बताइए कि क्या इस डिमांड की वजह यह है कि हमने देखा कि बहुत सारे टूरिज्म सर्किट हाल फिलहाल डेवलप हुए, ख़ासतौर पे अयोध्या, वाराणसी, या इस डिमांड की वजह बड़े बड़े जो ग्लोबल इवेंट्स रहे जिसमें हमने G20 देखा, आईपीएल जैसे इवेंट्स में हम डिमांड देख रहे हैं, या जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक तरह का इस सेक्टर का बदला है कि साहब आपने बहुत हम पर पाबंदियां लगाई, अब देखो हम आपको किस तरह की छलांग लगा के दिखाते हैं। ट्रिगर्स क्या है? नहीं, सही सवाल पूछा आपने। ये सब भी है और भी है। 2023 में पहली बार 2019 की टूरिस्ट की गिनती को पार किया हमने एज अ कंट्री। और 2023 में पैन इंडिया होटल ऑक्यूपेंसी पिछले 10 साल में पहली बार 70% को पार किया है। और इंडियन होटल इंडस्ट्री इस साल में रेवेन्यू टर्म्स में 9 से 10% तक का ग्रोथ की उम्मीद है। टूरिज्म के ऊपर जैसे आप कह रहे थे, रिलीजियस टूरिज्म हो या आईपीएल हो जैसे इवेंट्स हो, वर्ल्ड कप भी थी पिछले साल में, तो ये सब टूरिज्म रिलेटेड इवेंट्स के ऊपर मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, जो जिसको माइस बोलते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में डिमांड को इंक्रीज करेगा। और पिछले 4 साल में कोविड के बाद जो के शेप ग्रोथ चल रही थी, जिसमें टॉप 10% के जो लोग हैं बस उनका मांग बढ़ गया है।
बाकी 90% का नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल तो कोविड थी और उसके बाद 2 साल में महंगाई बढ़ गई। और इस साल में 2024 के आगे ये एस्पायरिंग मिडिल क्लास का वक्त है और इसके कारण स्मॉल टू मिड साइज होटल चेन्स भी अभी काफी शुरू हुए हैं पिछले 2 से 4 साल में। अभी आप तो देखे ही होंगे, प्रोडक्ट और प्राइसिंग दोनों स्टैंडर्डाइज्ड हो गए हैं। होटल्स तो बाहर से अलग दिखते होंगे, लेकिन अंदर से तो कमरे एक ही जैसे दिखते हैं। एक स्टैंडर्ड रूम होगा, वाईफाई होना चाहिए, एक स्क्रीन होना चाहिए, दैट्स इट। और अभी इस हालत में आप एक होटल ऑपरेटर हैं तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन आपके पास क्या है? सर्विस लेवल में डिफरेंशिएशन देना, सेवा करने का भावना, जैसे डॉक्टर गुप्ता बोल रहे थे। एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स पे फोकस करना है। ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन और AI/ML का अभी जमाना चालू हुआ है। आपके बैक ऑफिस कॉल सेंटर जॉब्स या रिजर्वेशन, हेल्प डेस्क वगैरह, ये सब बिल्कुल जॉब्स वही मैंने कहा कि आपको हर तरह से अपग्रेड भी होना है और सबसे पहली बात कि आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। ये हर सेक्टर जैसा नहीं है, पेशेंस का बहुत टेस्ट होता है, यहाँ पर मैंने देखा हुआ है। चलिए आखिरी सवाल डॉक्टर गुप्ता मैं आपसे लेना चाहता हूँ। हमने उन करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात तो कर ली जहाँ पर नौकरियाँ हैं। आपने शुरुआत में चर्चा के दौरान कहा कि स्टार्टअप और अपना खुद का भी कुछ बनाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? मसलन मुझे अगर कल को कोई एक छोटा सा होम स्टे भी खोलना है तो फिर आपकी सलाह क्या होगी? कंसेप्ट आया हुआ है। ये घर के अंदर जो गृहिणियां हैं, जो बना तो बहुत अच्छा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वो भोजन बना सकते हैं, लेकिन जहां बेचने की बात आती है तो वो उनका हाथ वहां पर उठ जाता है। तो यहीं पर होम क्लाउड जो, या जिसको किचन क्लाउड कहा जाता है, ये कंसेप्ट है। एक है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये आ गया है। जैसे आप बड़े बड़े मेट्रो सिटी में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का कंसेप्ट आ गया है QSR जैसे। यहाँ पर नौकरी की भी संभावना है और इसके अंदर स्टार्टअप की भी संभावना है। एक बहुत बड़ा एक जैसे क्योंकि देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है ना, तो फर्स्ट नंबर पे रोटी आती है। रोटी के साथ फिर आता है कि किस तहजीब से हम खाना परोसते हैं, किस तहजीब से हम सामने वाले को सत्कार कर रहे हैं, किस तहजीब से हम उनको वो चीज परोस कर दिया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ खाना बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सारी चीजें उसमें देखी जाती है। तो ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और आप देखेंगे कि हर जगह पे, जैसे चाय भी अगर एक ले लेते हैं, एक साधारण चाय, जैसे महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे, अमृत तुल्य जैसे कंसेप्ट आया हुआ है और ये कई करोड़ों का बिजनेस हो गया। इसमें भी अभी यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं स्टार्टअप। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है युवाओं के लिए। हमारे देश के जितने युवा है, इसी के साथ थीम पार्क के अंदर, जैसे शिरडी की तरफ जाएंगे या कई अलग अलग जगह पे थीम का पार्क जो है, पहले लोग अमेरिका में जाते थे थीम पार्क देखने के लिए, लेकिन हमारे यहीं पर थीम पार्क जैसी सुविधा उपलब्ध हो रही है। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो फूड लगते हैं, तो वहां पर एक अवसर है। उसी के साथ साथ जो मैंने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोर्स करने के बाद, या इस पर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, तो हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग लेने के बाद लोग बैंकिंग में जा रहे हैं। ये सचमुच में, ये तो एक, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो ये रीइन्वेंट करने जैसा है खुद को। और हर तरह से आप ये देखिए कि अब कोई एक जॉब में बंद के या एक कारोबार में बंद के रहने का जमाना नहीं है। आप खुद को रीइन्वेंट करिए। कारोबार आपको या वो नौकरी आपको अलग तरीके से ट्रीट करेगी, अलग तरीके से रिवॉर्ड देगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर गुप्ता, बाला सुब्रमण्यन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार चर्चा रही और मेरे ख्याल से हमने हर पहलुओं को छू लिया है और उम्मीद करते हैं इस चर्चा का लाभ हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंगस्टर्स जो कि इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं उनको भी मिले। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो तस्वीर है ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर की, ये ऐसे ही बेहतर और बेहतरीन बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। बात बाजार की। आखिरी घंटे में बाजार में आज शानदार तेजी नजर आई। निफ्टी 203 अंक चढ़कर 22,400 के पास बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी बैंक में दिन के निचले स्तर से 600 अंकों से ज्यादा का उछाल नजर आया। चलिए जानते हैं दिन भर एक्शन कैसा रहा बाजार में। अंश बता रहे हैं पूरा हाल। तो बाजार में आज काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा। पिछले एक घंटे में देखिए अगर आखिरी वाले सेशन के, तो निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाइक आता हुआ नजर आया। कुछ 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी दिखी। और इसके मेन गेनर्स देखें तो यहाँ पे हमें रिलायंस और HDFC बैंक नजर आते हैं। निफ्टी का चार्ट देखिए तो निफ्टी ने 20 और 50 DMA के ऊपर भी क्लोज दे दिया, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है। जबकि अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक में भी शुरुआत में आज बिकवाली नजर आई थी, लेकिन निफ्टी बैंक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, जिस वजह से जैसे ही वो अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आया वहां से काफ़ी स्ट्रॉन्ग खरीदारी आई और हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो जब तक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसमें इंटैक्ट है तब तक इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। दूसरे बॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। मिड कैप का ये 5वां सेशन था जब हमें लगातार इसमें खरीदारी नजर आई। इसके टॉप गेनर्स में हमें ओबरॉय रियल्टी और एम्फेसिस दिखते हैं, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो ये तीसरा सेशन है जब इसमें लगातार हमें खरीदारी दिख रही है। इसमें टॉप गेनर्स टीटागढ़ और NCC दिख रहे हैं। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी रियल्टी और निफ्टी IT एक्चुअली दोनों ही ऑलमोस्ट टॉप सेक्टर गेनर के तौर पर नजर आ रहे हैं। रियल्टी की बात करें तो ये 14वां सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी दिख रही है। साथ ही साथ इसके अगर टॉप गेनर्स देखिए तो यहाँ पे ओबरॉय रियल्टी और सनटेक दिखते हैं। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो फार्मा का ये दूसरा सेशन था जब लगातार हमें खरीदारी नजर आई, जबकि FMCG की बात करें तो 2 सेशन की बिकवाली के बाद जाकर अब हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। टॉप सेक्टर लूजर की बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स नजर आता है, जिसके टॉप लूजर्स देखे जाए तो यहाँ पे कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया नजर आता है। इसका भी अगर चार्ट देखिए तो 2 सेशन से इसमें भी खरीदारी चल रही थी और अब जाके ये लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आई। निफ्टी बैंक दोनों ही अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आए हैं। शुक्रिया अंश। बढ़ते हैं आगे। 5 का पंच अब जानते हैं हमारी सहयोगी आशीषा अधवरियू से। सबसे पहले बात करते हैं सोमानी सिरेमिक्स की। करीब 17% की तेजी इस काउंटर पर दिखी। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा। 7% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। मार्जिन एक्सपेंशन भी रिपोर्ट किया और मैनेजमेंट का मानना है कि FY25 में मार्जिन और भी एक्सपैंड हो सकते हैं। कंपनी की डेट भी कम हुई और FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा दिया, जिसके चलते करीब 17% की तेज़ी सोमानी सिरेमिक्स पर दिखी। इसके अलावा हनीवेल ऑटोमेशन की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी दिखी। करीब 8 से 8.5% की तेज़ी दिन के एंड तक दिखी। नोमुरा की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 53,600 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि स्ट्रक्चरल टेलविंड्स काफ़ी सारे हैं कंपनी के लिए, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया और इसी के चलते स्टॉक में आज तेज़ी दिखी। आधार हाउसिंग फाइनेंस तीसरे स्टॉक में आज हम बात करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस की। कल ही उसका डेब्यू हुआ बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर और आज करीब 7 से 10% की तेज़ी दिखी। लिस्टिंग तो म्यूटेड था लेकिन आज काफ़ी तेज़ी दिखी और इसकी वजह ये थी कि आकाश भंसाली ने करीब 22 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, तो बड़े नए इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं, जिसके चलते 7 से 8% की तेज़ी दिखी। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी की बात करते हैं। रियल एस्टेट स्पेस से मंगलवार को इसके नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। इसके बाद कल 4% की तेज़ी दिखी और आज भी 8% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी। रेवेन्यूज़ में 37% का ग्रोथ दिखा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 70% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और लास्ट में हम बात करेंगे NCC के। यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे, 8% का ग्रोथ दिखा स्टॉक में। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 31% का ग्रोथ और पैट की बात करें तो 20% का ग्रोथ दिखा। मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए और NCC ने स्मार्ट मीटरिंग में वेंचर किया है और इस सेगमेंट के लिए कंपनी को ऑलरेडी नए ऑर्डर्स मिल चुके हैं। करीब 8,100 करोड़ के नए स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट के ऑर्डर्स मिले हैं। तो अच्छे नतीजों और नए ऑर्डर विंस के दम पर NCC में भी आज करीब 8% की तेज़ी दिखी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।